सोचिए जरा, क्या शब्द सच में एक तस्वीर बना सकते हैं? मतलब एक ऐसी तस्वीर जो हमारी आंखों के ठीक सामने एकदम जिंदा हो उठे। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और इस सफर में हमारे साथ हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें यूं ही नहीं प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये एक ऐसे कलाकार हैं जो स्याही से नहीं बल्कि अपने शब्दों से कुदरत के कैनवस पर रंग भरते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इस जीती जागती पेंटिंग में उतरने के लिए। हम पंत जी की शानदार कविता पर्वत प्रदेश में पावस के जरिए महसूस करेंगे कि कैसे बारिश के मौसम में पहाड़ का रूप पल पल बदलता है और कैसे सिर्फ शब्द एक पूरे मंजर में जान डाल देते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव, या कहूँ तो एक्ट 1, एक ऐसा सीन है जहां सब कुछ ठहरा हुआ है, शानदार और एकदम शांत। यहाँ प्रकृति बिल्कुल स्थिर है, बहुत भव्य है और जैसे अपनी ही खूबसूरती पर फिदा है। और पंत जी इस सीन की शुरुआत कैसे करते हैं जरा सुनिए। चलिए कल्पना करते हैं, सामने एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है। कैसा? मेखलाकार, मतलब कमर में बांधने वाली करधनी जैसा घुमावदार। और वो क्या कर रहा है? वो अपनी हजारों फूलों वाली आंखों से नीचे पानी में अपनी ही विशाल परछाई को बार बार देख रहा है। यहाँ एक शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है, मेखलाकार। देखिए, यह शब्द सिर्फ पहाड़ का शेप नहीं बता रहा है, नहीं, ये उसकी विशालता, उसके फैलाव को महसूस कराता है। ऐसा लगता है जैसे उस पहाड़ ने पूरी घाटी को अपनी बाहों में समेट रखा हो। तो पंत जी यहाँ असल में कर क्या रहे हैं? कमाल की चीज कर रहे हैं। वो इस्तेमाल कर रहे हैं मानवीकरण का। मतलब वो पहाड़ को एक इंसान बना रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो अपनी हजारों फूलों सी आंखों से नीचे तालाब के आईने में खुद को बार बार देख रहा है, निहार रहा है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, नहीं, यही वो तरीका है, वो जादू है जिससे पंत जी प्रकृति को एक जीता जागता कैरेक्टर बना देते हैं। तो अभी तक का सीन बिल्कुल शांत था, एकदम एक तस्वीर की तरह, है ना? लेकिन अब इस तस्वीर में जान आने वाली है। चलिए चलते हैं हमारे एक्ट 2 में, जहां प्रकृति में आवाज और हलचल दोनों शामिल होने वाली हैं। और अचानक उस खामोशी को तोड़ती हुई एक आवाज गूंजती है, झरनों की झर-झर। कवि कहते हैं कि ये झरने सिर्फ बह नहीं रहे, ये तो मानो पर्वत की शान में गीत गा रहे हों। और इनकी आवाज, अरे इनकी आवाज तो सुनने वालों की नस नस में एक जोश, एक अलग ही रोमांच भर देती है। तो देखिए, ये झरने सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, नहीं, ये तो पहाड़ की आवाज है, उसकी महिमा का गीत है। और तो और इनकी तुलना किससे की है? मोती की लड़ियों से। मतलब ये सीन सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि देखने में भी कितना कितना खूबसूरत बन गया है। लेकिन रुकिए, प्रकृति के इस म्यूजिक में सिर्फ झरनों का शोर नहीं है। इस जोश और ऊर्जा के बाद पंत जी हमारा ध्यान खींचते हैं कुछ शांत, कुछ स्थिर चीज की तरफ, और वो है ऊंचे ऊंचे पेड़। सोचिए, ये पेड़ पहाड़ के सीने से निकलकर एकदम चुपचाप, बिना पलक झपकाए आसमान को घूर रहे हैं, जैसे कोई बहुत गहरी सोच में डूबा हो। यहाँ पर आकर ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रह जाते, ये प्रतीक बन जाते हैं हम इंसानों की ऊंची ऊंची उम्मीदों का, हमारी उच्चाकांक्षाओं का। जैसे हम लोग कभी आसमान की ओर देखकर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये पेड़ भी एकदम स्थिर और अटल खड़े कुछ सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और अब आता है कविता का सबसे ड्रामेटिक टर्न। वो शांत खूबसूरती, वो संगीत, सब कुछ अचानक बदलने वाला है, क्योंकि अब एक तूफान आ रहा है। कविता का असली जादू, उसका दिल इसी एक लाइन में छिपा है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इसका मतलब है प्रकृति हर पल अपना लिबास बदल रही है, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक्टर स्टेज पर कॉस्ट्यूम बदलता है। और फिर पलक झपकते ही सब बदल जाता है। कवि कहते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर। सोचिए, वो विशाल पहाड़ जो अभी तक शान से खड़ा था, वो अचानक गायब हो गया। अब इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये है कि पूरा का पूरा पहाड़ घने बादलों और धुंध के पीछे छिप गया है। लेकिन कल्पना देखिए, क्या कमाल की है। ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ ने पारे यानी मर्क्यूरी जैसे चमकीले पंख लगा लिए हैं और वो सचमुच उड़ गया है। तो फर्क देखा आपने? कितना बड़ा बदलाव है। तूफान से पहले सब कुछ साफ दिख रहा था, शांत था, खूबसूरत था। लेकिन तूफान के आते ही पूरी दुनिया जैसे आंखों से ओझल हो गई है।
अब कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ झरनों का शोर सुनाई दे रहा है। यानी देखने की जगह अब सुनने ने ले ली है। और तूफान का असर सिर्फ यही नहीं रुकता, ये और भी भयानक होता जा रहा है। शाल के जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वो ऐसे लग रहे हैं जैसे डर के मारे जमीन में ही धंस गए हों। और तालाब से तो ऐसा धुआं उठ रहा है मानो उसमें किसी ने आग ही लगा दी हो। ये सब असल में घनी धुंध और तेज बारिश का कमाल है। पूरा माहौल एकदम जादुई और थोड़ा रहस्यमयी सा हो गया है। प्रकृति का वो शांत चेहरा अब पूरी तरह से एक ताकतवर और बेकाबू रूप में बदल चुका है। तो सवाल ये उठता है कि इस सारे जादू के पीछे, इस अचानक आए बदलाव के पीछे आखिर है कौन? इसका जवाब कवि हमें आखिरी पंक्तियों में देते हैं। ये जो पूरा जादुई बदलाव हम देख रहे हैं, ये असल में बारिश के देवता इंद्र का खेल है। वो अपने बादलों के विमान में घूम घूम कर ये इंद्रजाल मतलब एक मैजिक शो दिखा रहे हैं, और ये पूरी प्रकृति ये उनका स्टेज है। तो हमने कविता को महसूस तो कर लिया, लेकिन अब ये समझते हैं कि पंत जी ये जादू करते कैसे हैं, शब्दों से ये पेंटिंग बनाते कैसे हैं, वो कौन से टूल्स, कौन से अलंकार इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पंत जी के पास कई कमाल की टूल्स हैं। पहला, मानवीकरण, जिससे वो प्रकृति में जान डाल देते हैं, जैसे पहाड़ खुद को आईने में देख रहा है। फिर है उपमा, जब वो सा या जैसा लगाकर तुलना करते हैं, जैसे तालाब दर्पण सा। कभी कभी वो सीधे ही किसी चीज को कुछ और बोल देते हैं, उसे कहते हैं रूपक, जैसे फूलों को सीधे सीधे आंखें कह दिया। और किसी चीज की रफ्तार का एहसास कैसे दिलाते हैं? पुनरुक्ति से, मतलब शब्दों को दोहराकर, जैसे पल पल या बार बार। तो असल में पंत जी का पूरा जीनियस उनकी इसी चित्रात्मक शैली में है। ये जितने भी अलंकार हैं ना, ये सिर्फ कविता की सजावट के लिए नहीं है। असल में ये वो ब्रश और पेंट हैं जिनसे वो प्रकृति को सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं रहने देते, बल्कि उसे एक जीता जागता, महसूस करने वाला और हर पल बदलने वाला एक मेन कैरेक्टर बना देते हैं। तो चलिए, इस सफर के अंत में एक सवाल के साथ रुकते हैं। प्रकृति का कौन सा रूप हमें ज्यादा खींचता है? उसका शांत और खूबसूरत चेहरा, जैसा कविता की शुरुआत में था, या फिर उसका रहस्यमयी और ताकतवर अंदाज, जैसा तूफान के वक्त था? इस पर सोचिएगा जरूर।